मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं डी तथा एफ ब्लॉक तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं और उनके विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर डी तथा एफ ब्लॉक तत्व। देखो, डी ब्लॉक तत्व जो होते हैं ना, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व या इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। एफ ब्लॉक तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको बोलते हैं। तो पहले लेते हैं डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व या इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। किन्हें कहते हैं डी ब्लॉक तत्व? वे तत्व जिनमें डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। या ये कहें कि जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले कोश के डी ऑर्बिटलों में भरते हैं, उनको डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। या इस तरीके से बोले इनको, जिन तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। और सभी डी ब्लॉक तत्व धातु हैं। सभी डी ब्लॉक तत्व क्या हैं? सभी डी ब्लॉक तत्व धातु हैं। और डी ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी के मध्य भाग में वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य 10 खड़े कॉलमों में रखा गया है। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं, डी ब्लॉक तत्व है ना, इन्हें कहाँ रखा गया है? इनको आवर्त सारणी के मध्य भाग में, जो 10 खड़े कॉलम है ना, वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक, इनमें इनको रखा गया है। और जो बहुमूल्य धातुएं होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, और जो औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं, जैसे आयरन, कॉपर, टाइटेनियम, ये सभी संक्रमण तत्व हैं। ये सभी संक्रमण धातुएं हैं। और जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, इनकी 4 श्रेणियां होती है। पहली, देखो ध्यान रखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व क्या होते हैं? जिन तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, या ये कहें कि जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटलों में भरते हैं, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट धातु होते हैं। और इनको आवर्त सारणी के मध्य भाग में जो 10 खड़े कॉलम है, उनमें इनको रखा गया है। 10 खड़े कॉलम कौन से? जो वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्व जिनमें रखे गए हैं। तो ये तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, है ना, चांदी, और जो औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं, है ना, जैसे Fe, कॉपर, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब क्या है? ये संक्रमण धातुएं हैं। और जो संक्रमण तत्व होते हैं, इनकी 4 श्रेणियां होती हैं, है ना। और क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक चीज और देखो, इनमें डी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तत्वों को एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य रखा गया है। इन तत्वों को एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य रखा गया है। और इनके गुण जो होते हैं, इन तत्वों के जो रासायनिक गुण होते हैं ना, वो एस और पी ब्लॉक तत्वों के गुणों के बीच में परिवर्तित होते हैं। तो इस वजह से इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। या केवल ये ध्यान रखिए, क्योंकि इनको एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा गया है, इस वजह से इनको संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं? डी ऑर्बिटलों में, या कहें डी कोश में भरते हैं। डी कोश में 5 ऑर्बिटल होते हैं।
तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनमें इनकी 4 श्रेणियां होती है। पहली 3D श्रेणी, 4D, 3D, 4D, 5D, 6D। इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना डी ऑर्बिटलों में भरते हैं। पहली जो श्रेणी है ये 3D श्रेणी कहते हैं। ये है स्कैंडियम से जिंक तक, परमाणु क्रमांक 21 से परमाणु क्रमांक 30, ये पहली श्रेणी है। दूसरी श्रेणी जिसे 4D श्रेणी कहते हैं, ये श्रेणी होती है यूट्रियम से यूट्रियम परमाणु क्रमांक 39 से कैडमियम 48 तक, ये 4D श्रेणी कहलाती है। 5D श्रेणी लैंथेनम 57 व हाफनियम 72 से लेकर के मरकरी का परमाणु क्रमांक होता है 80 तक, ये 5D श्रेणी कहलाती है। 6D श्रेणी कहलाती है एक्टीनियम का परमाणु क्रमांक होता है 89 व रदरफोर्डियम। इन दोनों तत्वों को मिलाकर के यहां से लेकर के अननबियम तक, या इसे कोपेनीशियम भी कहते हैं, अननबियम को कोपेनीशियम भी कहते हैं। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं इनकी 4 श्रेणियां होती है, और ये जो चौथी वाली श्रेणी है ना, इसके तत्वों के रसायनों का जो अध्ययन है वो अभी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। तो संक्रमण तत्वों में हम मुख्य रूप से ये जो 3 श्रेणियां हैं इनके तत्वों के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो ये बात हुई संक्रमण तत्व क्या होते हैं, कितनी श्रेणियां होती हैं, 4 श्रेणियां होती है। और जो आंतर संक्रमण तत्व होते हैं ना, आंतर संक्रमण तत्वों की 2 श्रेणियां होती है, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक। पहली श्रेणी है सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम। सीरियम का परमाणु क्रमांक होता है 58, इसका 71। ये 14 तत्वों की श्रेणी होती है। और एक दूसरी श्रेणी होती है थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक। इसको लेंथेनाइड श्रेणी भी बोलते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी, है ना। और या इसको 4F श्रेणी भी बोलते हैं, 4F श्रेणी, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटलों में भरते हैं। और ये जो श्रेणी है ना 14 तत्वों की, इनको एक्टिनाइड श्रेणी बोलते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी, या इनको बोलते हैं 5F श्रेणी, 5F श्रेणी। तो जो आंतर संक्रमण तत्व होते हैं ना, आंतर संक्रमण तत्व जो F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनकी 2 श्रेणियां हैं, सीरियम से ल्यूटीशियम तक और थोरियम से लॉरेंशियम तक। और इन तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर नीचे की ओर जो 2 अक्षितिज पंक्तियां होती है ना, उनमें इन तत्वों को रखा गया है। अब देखो, जो 3D, 4D और 5D श्रेणी होती है, इनके जो लास्ट एलिमेंट है, 3D श्रेणी का लास्ट एलिमेंट होता है जिंक, है ना, और 4D श्रेणी का लास्ट एलिमेंट कैडमियम, और 5D श्रेणी का लास्ट एलिमेंट जो होता है ना वो मरकरी होता है। इन तत्वों को जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। इन तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इन तत्वों की मूल अवस्था में, इन तत्वों की मूल अवस्था में और जो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसमें इनका D10 विन्यास होता है, इनका D10 विन्यास होता है। मतलब जो डी उपकोष होता है ना वो पूरा भरा होता है। भाई डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या कहें जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो जो डी उपकोष होता है ना इनका पूरा भरा होता है। तो इस वजह से इनकी मूल अवस्था में और इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसमें इन तत्वों का जो विन्यास होता है ना डी उपकोष का, वो D10 विन्यास होता है। मतलब
ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं, जबकि संक्रमण तत्व तो उन्हें कहते हैं जिनमें d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, मतलब इनमें 10 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। ये ध्यान रखना। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इन तत्वों की मूल अवस्था में और इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसमें इनका D10 विन्यास होता है। तो इस वजह से इन तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी आगे पढ़ेंगे, तो इस वजह से इन तत्वों को जो है ना संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी श्रेणी का अंतिम सदस्य होने के कारण इन तत्वों के रसायन का अध्ययन भी संक्रमण तत्वों के रसायन के साथ में किया जाता है। देखो ये दीर्घाकार आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है। ये दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 खड़े कॉलम है। ये एस ब्लॉक तत्व है, पहले दूसरे वर्ग के तत्व ये एस ब्लॉक तत्व है। और ये इधर ये जो 6 खड़े कॉलम है ये पी ब्लॉक तत्व है। और ये जो बीच में ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक तत्वों की ये 4 श्रेणियां हैं। और वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक ये 10 तत्वों की एक श्रेणी ये है, 10 तत्वों की एक श्रेणी ये है, 10 की ये है। तो जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं इनको आवर्त सारणी के मध्य भाग में एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में 10 खड़े कॉलमों में, ये जो 10 खड़े कॉलम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इनमें रखा गया है। और जो एफ ब्लॉक तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे की ओर 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। ये सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक और थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक। तो ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक तत्व, आंतर संक्रमण तत्व। तो आवर्त सारणी में कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। और अब देखते हैं डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनके बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 to 10 ns1 to 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं इनके बाह्य कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है। देखो n-1 का मतलब है कि सबसे बाहर वाला एक कोश छोड़ करके उससे अंदर वाले डी उपकोश में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सबसे बाहर वाला कोश छोड़ करके उससे अंदर वाले कोश के डी उपकोश में या डी ऑर्बिटलों में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और जो सबसे बाहर वाला कोश होता है n, सबसे बाहर वाला कोश, उसका जो s उपकोश होता है उसमें 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनका जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, इनके बाह्य कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है। और जो पैलेडियम होता है ना, पैलेडियम Pd का परमाणु क्रमांक 46 होता है। अगर सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे ना 2, 8, 18, 18, इसका जो अगर sp-df के रूप में लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4d10 5s0, 4d10 5s। अगर विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा। ये पैलेडियम ऐसा संक्रमण तत्व होता है जिसका बाह्य कोश के s उपकोश में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखेंगे कि इसके s ऑर्बिटलों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और ये पैलेडियम ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके बाह्य कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाहर वाले कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अन्य तत्वों के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनके बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब हम देखते हैं जो पहली 3D श्रेणी है ना, उनके तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
3D श्रेणी, है ना। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21, स्कैंडियम टाइटेनियम 22, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज 25, Fe 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और लास्ट में इस श्रेणी में है जिंक 30। अब देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे विस्तृत 1s2, 2s2, 2p6, है ना। फिर 3s2, 3p6 और 3d में पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं 4s2 और फिर भरते हैं 3d1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखो इस प्रकार से भी लिखते हैं। देखो ये यहां से लेकर के यहां तक ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। 628, 628, 210। आर्गन जो होता है ना, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है ना, 288। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 288, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यानी कि ये यहां तक आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं आर्गन, ये आर्गन और ये 3d1 4s2, 3d1 4s2, है ना। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम क्या लिख सकते हैं 3d1 4s2। ऐसे ही देखो अब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चले जाएगा। जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना, डी ऑर्बिटलों में, डी कोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यानी कि डी कोष में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो D10 तक भरेंगे, है ना। अब इसका अब देखो एक परमाणु क्रमांक एक ही तो बढ़ रहा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा आर्गन, है ना। आर्गन का मतलब यहां तक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। आर्गन ये हो जाएगा 3d2 4s2, 3d2 4s2। इसका हो जाएगा 3d3 4s2, है ना। और देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, इसका मैं पूरा लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो ये क्रोमियम विशेष रूप से और कॉपर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, पूरा लिख रहा हूं, 2p6, 3s2, 3p6। अब 3d, देखो 3d4 होना चाहिए, अगला है ना 3d4 होना चाहिए, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रयोग द्वारा जो निर्धारित है 3d5 4s1, 3d5 4s1 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 3d और 4s ऑर्बिटल होते हैं ना, इनकी ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। ये अफबाउ नियम का अपवाद है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, है ना। देखो या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये आर्गन, आर्गन और ये 3d5 4s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1, है ना। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन और ये हो जाएगा, मतलब अंदर का जो विन्यास है वो आर्गन वाला है 3d5 4s2। इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d6 4s2। इसका हो जाएगा 3d7 4s2। इसका हो जाएगा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब यहां तक ये है, और ये हो जाएगा 3d8 4s2। और देखो अब फिर ये आ गया, ये अफबाउ नियम का अपवाद है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पूरा लिख रहा हूं मैं, ये होता है 1s2, 2s2,
2p6 और ये 3s2 3p6 और ये 3d9 होना चाहिए, 3d9 4s2 होना चाहिए, लेकिन ये होता है 3d10 4s1, 3d10 4s1, या यहाँ तक लिखेंगे इसको आर्गन 3d10 4s1 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, आर्गन 3d10 4s2। तो देखो ये जो पहले वाली श्रेणी है ना 3D श्रेणी, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, एक तो ये श्रेणी में कौन कौन से तत्व है और इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बिल्कुल पक्के से आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि कई सारे सवाल जो होते हैं ना वो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही संबंधित होते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना उनका जो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना वो क्या होता है, n-1, मतलब बाहर वाले, -1 का मतलब बाहर का एक कोश छोड़ करके अंदर वाले कोश के डी कोश में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखो बाहर वाला ये चौथा कोश है, 4 से शुरू है ना ये चौथा कोश, तो बाहर वाला कोश छोड़ करके अंदर वाले कोश में जो डी कोश होता है उसमें देखो यहाँ 1 2 3 है ना, 5 5 6 है ना, 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं। और जो ये s ऑर्बिटल होता है इसमें इसका जो विन्यास होता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बात तो हुई 3D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब देखते हैं जो 4D श्रेणी के तत्व होते हैं, 5D श्रेणी के और 6D श्रेणी के तत्व होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखे जाते हैं। देखो अब देखते हैं ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, संक्रमण तत्व, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये देखो ये 3D श्रेणी है ना, 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने अभी आपको बताया है ना। ये स्कैंडियम का बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4s2 3d1, इसका 4s2 3d2 है ना। और क्रोमियम का होता है देखो 4s1 3d5 है ना, अभी मैंने आपको बताया। ऐसे ही ये यहाँ पे कॉपर का होता है 3d10 4s1। अब ये दूसरी संक्रमण श्रेणी है, यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इनका जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है देखो ये 5s2 4d1 है ना, 4d1 5s2, ये 4d2 5s2। और एक ये पैलेडियम का मैंने अभी बताया था आपको 4d10 5s0 होता है ना। और ये सिल्वर का होता है 4d10 5s1 है ना। सिल्वर का ध्यान रखो, सिल्वर का पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे मैंने पहले आपको बताए, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो इसका, ये होता है 4d10 4s1। और ये तीसरी संक्रमण श्रेणी है, लैंथेनम, हाफनियम है ना, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी है ना। देखो इनमें तो एक तो ये यूट्रियम, जर्कोनियम और ये कैडमियम, इनके s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और पैलेडियम में s में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा ये तीसरी श्रेणी है, देखो इसमें एक तो ये प्लेटिनम और ये जो गोल्ड है ना, इनके s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सब में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना। तो ये जो पहले वाली संक्रमण श्रेणी है ना, विशेष रूप से इसको आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखिए। अब देखते हैं जो 6D श्रेणी है संक्रमण तत्वों की, जो चौथी श्रेणी है। इसमें देखो ये एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हैशियम, मेटनीरियम, डर्मस्टेडियम, रोंजेनियम और ये है कोपेनीशियम।
तो ये 10 तत्वों की श्रेणी है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, ये 6d1 7s2 6d2 7s2 है ना। इसमें ये रोंजीनियम का थोड़ा सा अलग है, बाकी तो वो बिल्कुल एक जैसे हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, ये 3d10 6d10 7s1 होता है। तो ये बात हुई जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की। और इनमें कुछ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विशेष रूप से ध्यान रखो, जैसे कॉपर, क्रोमियम, पैलेडियम, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर इम्पोर्टेंट है। देखो, ये तो बात हुई जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की। अब बात करते हैं ये जो संक्रमण तत्व हैं, डी ब्लॉक तत्व हैं, इनके सामान्य गुणों की। यस, अब अगला नेक्स्ट हेडिंग संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण। और सामान्य गुणों में पढ़ते हैं पहले इनके भौतिक गुण। सभी डी ब्लॉक तत्व धातुएं हैं। ये ध्यान रखो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, धातुएं हैं। ये धातुओं के अभिलक्षणिक गुण जैसे उच्च तनन सामर्थ्य, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तन्यता। तन्यता कहते हैं कि कुछ धातुओं के लंबे तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता होती है मतलब जो धातुएं होती है, धातुओं को जब हथौड़े से पीटते हैं तो धातु फैल जाती है। आघात वर्धनीयता। मेलिएबिलिटी, उच्च तापीय एवं विद्युत चालकता व धात्विक चमक दर्शाते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, धातुएं हैं। और जो धातुओं के गुण होते हैं वो सब गुण ये तत्व प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण धातुएं जिंक, कैडमियम, Hg, इनको छोड़ करके बाकी सभी जो संक्रमण धातु हैं वो अति कठोर एवं अल्प वाष्पशील होती है। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक इन धातुओं को छोड़ करके बाकी के गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं। इनके उच्च क्वथनांक का कारण अंतरापरमाणविक धात्विक बंधन में ns इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त n-1 d कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भी धात्विक आबंधन में भाग लेते हैं। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई क्या कारण है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो संक्रमण तत्व हैं, इनके जो गलनांक होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या कारण होता है, तो इसका कारण ये है, इनके उच्च गलनांक का कारण अंतरापरमाणविक धात्विक बंधन में, मतलब परमाणुओं के बीच में जो धात्विक बंध बने होते हैं ना, धात्विक बंध बनने में ns इलेक्ट्रॉन, मतलब जो सबसे बाहर वाला कोष के जो s ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, और सबसे बाहर वाले कोष को छोड़ करके उससे ठीक पहले वाले कोष के d ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन धात्विक आबंधन में भाग लेते हैं। प्रबल अंतरापरमाणविक अन्योन्य क्रिया के लिए, प्रबल अंतरापरमाणविक अन्योन्य क्रिया होती है परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करते हैं ना, उसी को कहते हैं अंतरापरमाणविक अन्योन्य क्रिया। के लिए डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना विशेष अनुकूल है। मतलब डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा अयुग्मित होते हैं, जो अंतरापरमाणविक अन्योन्य क्रियाएं होती है, जो अंतरापरमाणविक आकर्षण बल होते हैं, वो उतने ही ज़्यादा होते हैं, और जिस वजह से धात्विक बंध जो होते हैं ना, वो उतने ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना विशेष अनुकूल है। मैग्नीज तथा टेक्नीशियम के अपवादों को छोड़ करके किसी भी श्रेणी में धातुओं के गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होते हैं। D5 विन्यास पर मतलब जब D
उपकोष जो होता है ना वो आधा भरा होता है, यानी कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है सब डी ऑर्बिटलों में। डी उपकोष में अधिकतम 5 ऑर्बिटल होते हैं डी उपकोष में, और प्रत्येक में जब एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी भी श्रेणी में धातुओं के गलनांक जो होते हैं ना वो D5 विन्यास पर अधिकतम होते हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या D5 विन्यास पर अधिकतम होती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होने से जो अंतरा परमाणविक अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो प्रबल होती है, जिनके परिणाम स्वरूप जो धात्विक बंध होते हैं ना वो ज्यादा मजबूत होते हैं। तो D5 विन्यास पर अधिकतम गलनांक होते हैं तथा बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ गलनांक में फिर नियमित रूप से कमी होती है। मतलब जब इनमें डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है, तो जिसके परिणाम स्वरूप गलनांक में कमी आती है। देखो ये क्रोमियम, मोलिब्डेनम तथा टंगस्टन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है जिसकी वजह से जो अंतरा परमाणविक अन्योन्य क्रियाएं होती है वो ज़्यादा प्रबल होती है, जिससे जो धात्विक बंध होते हैं ना वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो जिस वजह से इन धातुओं के जो गलनांक होते हैं ना और इनकी जो कणन एंथैल्पी होती है, कणन एंथैल्पी कहते हैं गैसीय अवस्था में किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित आबंधों को पूर्ण रूप से तोड़ करके परमाणु में बदलने में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वही कहलाती है कणन एंथैल्पी। तो इनकी जो कणन एंथैल्पी होती है वो बहुत उच्च होती है। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। ध्यान रखो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और जो मरकरी होती है ना, मरकरी कमरे के ताप पर एक द्रव धातु होती है। अच्छा देखो ये जिंक, कैडमियम और ये मरकरी, इनके जो गलनांक होते हैं ना वो गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक कम क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्मित होने की वजह से जो अंतरा परमाणु की अन्योन्य क्रियाएं होती है वो मजबूत नहीं होती, प्रबल नहीं होती। तो परमाणु आपस में जो कमजोर धात्विक बंध होते हैं उनके द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे इनकी जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं ना वो कम होते हैं। बाकी जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके जो गलनांक होते हैं, क्वथनांक होते हैं वो बहुत उच्च होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।